काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ पर जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, यहाँ पर जिंदगी तो हर कोई जी लेता है। जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी वो सिंधु सभ्यता के समाप्त होने के बाद शुरुआत हुई थी। सिंधु सभ्यता कब शुरुआत हुई थी? सिंधु सभ्यता लगभग 1700 ईस्वी पूर्व में समाप्त हुई थी। उसके बहुत लंबे समय बाद 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल की शुरुआत हुई थी। आपको बताते चलें, जो सिंधु सभ्यता की व्यवस्था थी वो शहरी व प्रशासनिक व्यवस्था थी, लेकिन वैदिक काल में ऐसा नहीं है। वैदिक काल में जस्ट इसका उल्टा है, इसमें ग्रामीण व्यवस्था है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम वैदिक काल की जो शुरुआत हुई थी 1500 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई थी, और इसका जो अंत हुआ था, इसका समापन हुआ था 600 बीसी पूर्व में हुआ था, सॉरी 600 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसको दो भागों में बांटा गया था। पहला है प्रारंभिक वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। इसकी जो समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल की जो समय सीमा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यहाँ पे हमने कई सारे पॉइंट नोट किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने ढूंढ कर इसको नोट किया हुआ है, जिसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो पहले बात करते हैं, यहाँ पे कई सारे विद्वानों का अलग अलग मानना है। जैसा कि पहले बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो इसका समय था, वैदिक काल का समय, वैदिक सभ्यता की समय सीमा थी 600 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर मैक्स मूलर की बात करें तो मैक्स मूलर के अनुसार यहाँ पे 1500 ईसा पूर्व में था, और आर के मुखर्जी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, तो यहाँ पे 600 ईसा पूर्व होगा, और मैक्स मूलर के अनुसार 1500 ईसा पूर्व होगा। तो अब बात करते हैं आर्यों का मूल निवास क्या था। तो इसमें भी कई सारे विद्वानों का अलग अलग मानना था। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक का जो मानना था वो आर्कटिक प्रदेश था मूल निवास, यानी कि उत्तरी ध्रुव। और मैक्स मूलर का जो मानना था मध्य एशिया था, कि इनका जो मूल निवास था मध्य एशिया था मैक्स मूलर के अनुसार। फिलिप सेस्टी और विलियम जोन्स के अनुसार इनका जो मूल निवास था आर्यों का वो यूरोप था। अब वैदिक सभ्यता में कुछ नदियां आती हैं, कुछ नदियां यानी कह सकते हैं 7 नदियां हैं इसमें। वैदिक सभ्यता में वैदिक काल में 7 नदियां पाई गई थी, जिसका हमने नाम नोट किया हुआ है। पहली नदी जो है पूर्व में सरस्वती नदी पाई गई, और पश्चिम में सिंधु नदी है, तीसरा है सतलुज नदी, और चौथा विपाशा जिसको व्यास नदी बोलते हैं, पांचवा चेनाब नदी, और छठवां पुरसनी नदी जिसे हम रावी नदी भी बोलते हैं, रावी नदी के नाम से भी जानते हैं, और सातवीं है वित्सता झेलम नदी, वित्सता या फिर झेलम नदी कह सकते हैं। तो 7 नदियां जो हैं वैदिक सभ्यता में पाई गई थी। अब बात करते हैं आर्यों की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो उनकी आर्थिक स्थिति का जो प्रमुख आधार था पशुपालन व कृषि था, जैसा कि हमने नोट किया हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादा पशु रखने वाले लोगों को गोमत कहा जाता था। उस समय जो पशु ज़्यादा रखते थे उन्हें गोमत कहते थे। यहाँ पे विनिमय प्रणाली यूज की जाती थी, विनिमय प्रणाली लागू होती थी। उस समय में मुद्रा का चलन नहीं था, तो लोग एक दूसरे के सामान के बदले सामान लेते थे और देते थे, यानी कि सामानों का आदान प्रदान होता था। विनिमय प्रणाली का मतलब समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आज के समय में आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो आप उसके बदले पैसे देते थे, लेकिन पहले के समय में क्या था, पहले के समय में तो मुद्रा का चलन नहीं था, इसलिए वहाँ पे दूसरी वस्तु को दे करके लोग जिस वस्तु की कमी थी उस वस्तु को लेते थे। तो यही है विनिमय प्रणाली। और जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। तो ये तो हो गई आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। तो सामाजिक स्थिति में उस समय सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। दूसरे नंबर पे परिवार का जो मुखिया होता था वो कुलप कहलाता था, और परिवार जो है वो कुल कहलाता था। कई कुल मिल करके ग्राम बनते थे, कई ग्राम मिल करके विश्व बनते थे, जिसको हम कबीला बोलते हैं। कई कबीला यानी विश्व मिल करके जन बनते थे, और कई जन मिल करके जनपद बनते थे। तो ये तो था।
और इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है उस समय भिखारियों का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि उस समय विनिमय प्रणाली थी, तो सभी के पास जो इसका आधार था पशुपालन व कृषि था, तो सभी के पास पशु बैल और गाय और घोड़े वगैरह रहते थे, तो उसी का लोग आदान प्रदान करते थे। तो यहाँ पे तो बात हो गई सामाजिक स्थिति की। अब बात करें वैदिक काल की विशेषताएं। वैदिक काल की 6 विशेषताएं हैं यहाँ पे। पहली विशेषता है भौगोलिक क्षेत्र, दूसरी विशेषता है राजनीतिक व्यवस्था, तीसरी है सामाजिक व्यवस्था, चौथी है आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, और पांचवी है धार्मिक स्थिति, छठवीं है शिल्प उद्योग। और यहाँ पे हमने 2 विशेषताएं हमने बता दी हैं आपको। तीसरी विशेषता है राजनैतिक व्यवस्था। राजनैतिक व्यवस्था में क्या था, वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, जिसका प्रमुख राजा होता था। राजा को लोग गोमत भी कहते थे उस टाइम। और यह एक कबीलाई व्यवस्था थी, जैसा कि हमने बताया कि कई विष मिलकर के कबीला बनते थे, यानी कई ग्राम मिल करके कबीला बनते थे, जिसे हम विष कहते हैं। तो उस समय की जो व्यवस्था थी कबीलाई व्यवस्था थी। राजा यानी गोमत वंशानुगत था, यानी कि राजा का बेटा, राजा के मरने के बाद उसका बेटा जो है राजा होगा, उसके बाद उसका बेटा राजा होगा, इस प्रकार था। परंतु उस समय की जनता उन्हें हटा भी सकती थी, इसका भी प्रचलन था। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी वैदिक सभ्यता की, यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ था। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।